अशोक जी, मैं इन्हीं पेचीदगियों को समझने की कोशिश कर रही थी। जनता के लिए जितना समझो उतना ही कम पड़ता है। अब ये संजय राउत का बयान कि मुझे भी गुवाहाटी से ऑफर आया था, अब इसके क्या मायने हैं? दूसरा सर, अब ये दो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं कि शिवसेना किसकी होगी, क्या सरकार बचेगी नहीं बचेगी? और जनता के लिए है ये मेरा सवाल कि दल बदल कानून क्या है और ये किस पर लागू हो सकता है? सर देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है। ये लड़ाई 3 अखाड़ों में खेली जाएगी। महाराष्ट्र की विधानसभा, सर्वोच्च न्यायालय और इलेक्शन कमीशन। वर्तमान में यदि हम सरकार की बात करें तो सरकार को बहुमत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो है वो है कि दल बदल कानून। दल बदल कानून हमारे यहाँ इतना ग्रे एरिया है कि कल सपोज व्हीप जारी करते हैं और उसके बाद एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हम ओरिजिनल सेना है और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय ही जाएगा। और वो भी इसलिए नहीं जाएगा कि सही कौन या गलत कौन, इसका निर्णय अध्यक्ष लेंगे। नए अध्यक्ष निर्णय लेंगे ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय उनको बोलता रहेगा। गोवा का एक बेहतरीन उदाहरण मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया जी। गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, बीजेपी ने सरकार बनाई। कांग्रेस के जो लोग चले गए बीजेपी के साथ, उन्होंने कहा हम असली कांग्रेस है। कांग्रेस ने कहा हम असली कांग्रेस है। अध्यक्ष ने निर्णय ही नहीं किया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा रहा। फिर कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद वो हियरिंग पे आया। 19 बार लिस्टिंग हुई, हियरिंग नहीं। फिर एक बार हियरिंग हुई, 8 महीने की डेट लग गई। ऐसा करते करते समय निकल गया। ये टाइम बाउंड कोई इम्पैक्ट नहीं है इस पे। तो इस वजह से ये ग्रे एरिया है। ये सेशन 28 साल निकल जाएंगे, ये पता नहीं हो। अब दूसरी लड़ाई होगी शिवसेना की। एक मैंने आपको कहा विधानसभा क्लियर कट अध्यक्ष के हाथ में है। अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय बोल नहीं सकते कि इतने ही समय में आपको देना है। तो ये मामला ठीक रहेगा, सरकार चलती रहेगी, शिवसेना चिल्लाती रहेगी, परसेप्शन बनाती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आती इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एमएलए, एमपीज, कारपोरेटर्स, जिला अध्यक्ष क्या कहते हैं, ये लंबा प्रोसेस और इस लंबे प्रोसेस में 1 आध साल भी लग सकता है। कौन सी शिवसेना अच्छी ओरिजिनल है, कौन सी गलत है, तो नहीं है। अब इसी बीच में इलेक्शंस भी होते हैं। जब बीएमसी का इलेक्शन होगा तो शिंदे गुट बाकायदा धनुष्य बाण मांगेगा। शिवसेना कहेगा ये हमारा है। इलेक्शन कमीशन उसको फ्रीज कर दे, जिससे शिवसेना को बहुत बड़ा लॉस होगा। ये क्लियर कट, ये आने वाले समय में दीवार पे लिखी हुई क्लियर कट। देखिए, बीजेपी को सरकार और सरकार ये इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि आज हम कहते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, तो मुंबई पे तो वैसा ही फाइनेंस, इतने फाइनेंस कारपोरेट सेक्टर पे तो केंद्र सरकार का ही कब्जा होता है। ये बात है नहीं कि मुंबई के लिए लड़ाई लड़ रही। ये लड़ाई इसलिए भी नहीं लड़ी जा रही कि 2.5 साल की सरकार हमको कोई बहुत बड़ा काम, जिस सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते तो वही मंत्री अभी मंत्री बनेंगे, सवाल वो भी नहीं। अब प्रॉब्लम है किसी भी हालत में 2024 के पहले शिवसेना को समाप्त करना है, क्योंकि दो हिंदू के नाम पे हिंदूवादी संगठन हमेशा स्प्लिट करते। 48 सीटें हैं लोकसभा की। बीजेपी को किसी भी हालत 48 में से 40 सीटों पे कब्जा करना हो, तभी जाके उनको 300 का प्लस जो आंकड़ा है वो चाहिए। तो ये तमाम चीजें, ये लंबी रणनीति है। मैंने बार बार कहा, ये सरकार की लड़ाई है ही नहीं। ये सीधी लड़ाई है शिवसेना को समाप्त करने की, और शिवसेना इसमें समाप्त हो जाए ऐसा मुझे लगता है, यदि ऐसा ही चलता रहा। क्योंकि अब संगठन में यदि आपके पास सिंबल भी नहीं, और यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चली गई, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये शिवसेना के लिए एटीएम है, उनकी लाइफ लाइन, उनका सारा फाइनेंशियल सोर्स वहां से है। और ठाणे और बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे जो पूरा फाइनेंस देते थे शिवसेना को। ठाणे का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया, ये बिल्कुल ऑब्वियस है, इसमें कोई दो मत नहीं। आज हम लिख सकते हैं कि ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूर्ण रूप से एकनाथ शिंदे का होगा, आज हम कह सकते हैं दावे के साथ। लेकिन मुंबई में, यदि पिछली बार भी मुंबई में शिवसेना को अपनी सत्ता वहां लेने के लिए बीजेपी का समर्थन की जरूरत पड़ी थी, कहीं ना कहीं बीजेपी उनका, क्योंकि मुंबई की डेमोग्राफी बदलती आ रही, धीरे धीरे मुंबई में नॉर्थ इंडियंस जो है वो अलग, जो नॉर्थ इंडिया में जो बीजेपी का लगातार जो लहर चल रही है उसका इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ता है। गुजराती समाज जो एक जमाने में महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को अपना प्रोटेक्टर माना करता था, अब उनके लिए प्रोटेक्टर दिल्ली में 2 लोग हैं,
गुजराती अस्मिता की भी बात है। ये तमाम बातें हैं और मराठी मानुस बहुत कॉर्नर्ड हो गया है महाराष्ट्र में, उसका इतना इम्पैक्ट भी नहीं रहा। नई जनरेशन जो है उसको छत्रपति शिवाजी और बाकी चीजों से ज्यादा अपना भविष्य वो देखता है, किस साइड पे जाना, क्या जाना। इसलिए धीरे धीरे शिवसेना हर जगह ये होती आ रही है। और बीजेपी की, मैं ये नहीं कहता कि राम कदम जी कहेंगे कि हम समाप्ति के लिए नहीं, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी गलत कर रही है। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपना सर्वस्व बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है। कांग्रेस के प्रवक्ता ये है, जब भी कांग्रेस को नेशनल एग्जीक्यूटिव करनी होती है वो उन राज्यों में जाते हैं जहां उनकी सरकार है, और बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव उस राज्य में होती है जहां उनकी सरकार नहीं है, क्योंकि वो अपना वजूद हुआ दिखाना चाहते हैं। आप हैदराबाद में देखिए, आज हैदराबाद में हो रही है, तेलंगाना उनका अगला फोकस है, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव। तो वो एक राजनीतिक दल है, वो सही करे गलत कहे ये इस पे विचार हो सकते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को अपना विस्तार करना जरूरी है। और कई जगह शिवसेना बीजेपी अपने सहयोगी दलों के हाथ लेकर चली है और उसके बाद वो दल समाप्ति की ओर है, क्योंकि वो दल अपने आप को नहीं संभाल पाए। कांग्रेस का उल्टा है, कांग्रेस ने जहां जहां गठबंधन किया अपनी पार्टी वहां खत्म करवाई और गठबंधन करने वाले पार्टी को बढ़ा। ये एक नेशनल सिनेरियो है, इसमें गलत या सही, इसमें अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी कर रही है वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है, इसमें कोई उनको गलत नहीं कह सकता। रही कानूनी लड़ाई, वो कानूनी लड़ाई तो हम देख रहे हैं कि कैसी लड़ी जाती है और कैसा हो जाता है। इलेक्शन कमीशन में ये मामला जाएगा। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये मामला सरकार का नहीं, ये मामला अपने 2024 के चुनाव का है और बीजेपी लंबा गेम करती है। यदि आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 1 महीना पहले जो मीटिंग ली उसमें बीजेपी के लिए 2050 का रोड मैप दिया, 2050 का। तो जब जो पार्टी 2050 का रोड मैप सोचती है वो पार्टी बट नेचुरल महाराष्ट्र में यही सर मैंने उस दिन आपसे सवाल यही किया था प्रोग्राम में कि इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति होगी, बड़ी प्लानिंग होती, और आपने 2024 का इशारा कर ही दिया यहाँ पर। सरकार और नो सरकार। जी सर, आती हूँ मैं सर एक बार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।